Hello everyone. Welcome back to Education with Rani Shukla friends. Today we will discuss a very important topic which name is lesson 8 and your book is भारत में राज्य की राजनीति स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। और फ्रेंड्स आपका कोर्स है MPSC 008, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट आप सबको पता है भारत में राज्य की राजनीति, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट कोड है MPSC 008 और ये मास्टर्स ऑफ पॉल साइंस की वीडियो है फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स। और आपका क्वेश्चन है नक्सलवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और आपका ये जो लेसन है इसका नाम है भारतीय राज्यों में मतभेद प्रतिमान और विरोध आंदोलन। फ्रेंड्स ये मैं गलती से प्रिंट हो गया है, ये मे होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया है, तो आप इसे देख कर जाना। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए, श्योरिटी तो नहीं है बट इट मे बी, ठीक है। एक आपका या तो ये आएगा नक्सलवाड़ी आंदोलन, या फिर आपका आ सकता है कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा आंदोलन क्या था वो। लेसन नंबर 8 में ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्ज़ाम में आए हैं, तो आप इनको देख के ज़रूर जाना, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें नक्सलवादी आंदोलन जो था वो कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई। जब भी हम ये आंदोलन का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चंस क्या आते हैं, वो आते हैं ये कि नक्सलवादी आंदोलन इसका नाम क्यों पड़ा, इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई, किसके द्वारा हुई, और इस आंदोलन के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या विरोध प्रकट हुआ, ठीक है। और ये आंदोलन जो था उसकी समाप्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें। तो आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में आ सकता है ये क्वेश्चन कि नक्सलवादी आंदोलन जो था उससे आप क्या समझते हो, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नक्सलवादी आंदोलन क्या था। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं फ्रेंड्स, आपका 5 मिनट में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने आपके सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, ताकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप इसे कर सको। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नोट्स नहीं है, और ना ही और आपको मैं कुछ पॉइंट्स समझाऊंगी, सिर्फ मैंने उसे नोट डाउन नहीं किया है। आप अगर चाहो तो आप उसे सुन के लिख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करें नक्सलवादी आंदोलन जो था उसका नाम नक्सलवादी आंदोलन क्यों पड़ा। तो जो नक्सलवादी जो है ना, नक्सलवाड़ी गांव है एक आपका, ये गांव है आपका पश्चिम बंगाल का। तो उस पश्चिम बंगाल का जो नक्सलवाड़ी गांव था ना, उसके नाम पर ये नाम पड़ा था आपका नक्सलवादी आंदोलन, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि नक्सलवादी आंदोलन जो था इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो इसकी उत्पत्ति जो थी आपकी वो हुई थी फ्रेंड्स आपकी 1967 में। अब आपके सामने एक ये क्वेश्चन आता है कि इसकी उत्पत्ति जो थी वो तो 1967 में हुई, पर इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा की गई। तो इसकी उत्पत्ति जो थी वो आपके चारू मजूमदार जो थे, और जो आपके कानू सान्याल जो थे। जो चारू मजूमदार थे वो क्या थे आपके, वो आपके कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे, और चीन के प्रसिद्ध नेता जो थे उनमें से एक थे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है ना फ्रेंड, आपको इसका आंसर पढ़ने के लिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो पीछे का है वो पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ, आपका ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा दे रही हूँ, आप चाहो तो इसे ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन के प्रसिद्ध जो नेता थे वो थे मजूमदार, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो थे किसान जो थे उनके हितों के लिए जो सरकार थी ना उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया, और उन्होंने क्या किया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना उस समय पर क्या हुआ, उस समय जो समाज था वो दो वर्गों में बट गया। जैसे आपने मार्क्सवाद का जो सिद्धांत था वो पढ़ा होगा ना, कि उसमें जो समाज था स्टार्टिंग से ही हम देखते आ रहे हैं कि जो हमारा समाज है वो दो वर्गों में बटा रहता है। एक वर्ग वो होता है जो हैव्स, जिसके पास सब कुछ होता है, और एक वर्ग वो होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता। जिसके पास सब कुछ होता है जैसे कि आपका पूंजीपति वर्ग है ना, और जो आपका कृषक वर्ग होता है उसके पास नहीं होता। फिर जैसे आपका जो आपका शोषक वर्ग होता है ना, मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग होता है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग होता है। तो हमेशा से देखा जाता है हमारे समाज में कि जिसके पास संपूर्ण संसाधन होते हैं वो भूमि का आधिपत्य होता है, और वो जो जो हमारा जैसे जो जमींदार वर्ग है वो क्या करता है, वो मजदूर वर्ग का शोषण करता आता है। तो वैसे ही क्या हुआ था, आज़ादी के बाद समाज की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। समाज में क्या हुआ था, समाज में पूंजीपति जो थे वो अमीर वर्ग के थे, और वो क्या करते थे, वो हमेशा गरीब लोगों का शोषण करते थे। तो ये जो गरीब लोग थे ना, इनके विरुद्ध विरोध उत्पन्न हो गया था। ये चाहते नहीं थे कि ये आंदोलन को प्रकट करने के लिए किसी भी प्रकार के विरोध, किसी भी प्रकार के शस्त्र का
प्रयोग करे। पर ये जो आंदोलन था ना, ये सशस्त्र के साथ हुआ, यानी कि शस्त्रों के साथ हुआ। इसमें विविध प्रकार के सशस्त्र जो हैं, हिंसा जो है, इसका सहारा लिया गया। जबकि गांधीवादी आंदोलन जो था वो उसके विपरीत था, वहाँ पे किसी भी प्रकार की जो शस्त्र थे उसका सहारा नहीं लिया गया था। तो इस आंदोलन ने चलते चलते क्या किया, उग्र रूप धारण कर लिया। पहले ये आंदोलन जो था ना वो भूमि के लिए हुआ, लेकिन बाद में क्या होता है, ये आंदोलन जो भूमि के लिए तो होता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ये आंदोलन जो होता है वो भटक जाता है अपनी राह से। और ये आंदोलन जो होता है वो जातीय आधार पर हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट जातीय आधार बन जाता है बाद में आगे चल करके, ठीक है। और फिर इस आंदोलन के बाद अगर हम बात करें तो अब हम इसको पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है आप इसे समझो, फिर मैं आपको और भी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है, बट अगर आप चाहो तो उससे नोट डाउन कर लेना आप और एग्ज़ाम में लिख लेना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। नक्सलवादी आंदोलन जो था वो विविध रंग शोषण के 3 स्रोतों के विरुद्ध विरोध प्रकट करता है। कौन कौन से वर्ग थे वो? तो ये जो था, ये जो नक्सलवादी आंदोलन था, ये पहले तो भूमि के लिए हुआ, लेकिन बाद में जाति, रंग, आधार इत्यादि के आधार में परिवर्तित हो गया था, ठीक है। और इसके 3 स्रोत जो थे, जो जिन्होंने विरोध प्रकट किया, वो 3 स्रोत कौन कौन से थे? वो थे जैसे आपके जैसे असमान या शोषणकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पूंजीपति वर्ग थे वो क्या करते थे, वो हमेशा जो निम्न तबके के वर्ग थे उनका हमेशा शोषण करते थे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दमनकारी जातीय व्यवस्था, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो आंदोलन था ये बाद में क्या हो गया था, जातीय आधार पर हो गया था। और थर्ड जो था आपका वो था आपका भारतीय राज्य, क्योंकि जो जैसे जो किसान वर्ग थे, जो मतलब जो मजूमदार जी जो थे वो भी ये कहते थे कि जो गवर्नमेंट है ना वो रिस्पॉन्सिबल है सारी चीज़ों को लेकर के। अगर जो किसान है उनकी स्थिति इतनी ख़राब है ना, तो वो भी सरकार की वजह से ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राज्य है वो क्या कर रहा है, वो विविध प्रकार की नीतियाँ नहीं बना रहा, ताकि जो मतलब इससे लाभ सिर्फ मतलब हमेशा उच्च वर्ग के लोगों को लाभ होता है, वो हमेशा और अमीर होते चले आ रहे हैं, लेकिन जो किसान है, जो मजदूर है, वो गरीब ही रहता है, उसकी जो स्थिति है वो कभी सुधरती ही नहीं है। तो इसीलिए 3 रीज़न थे। तो इस विचारधारा के अनुसार क्या था, शोषक वर्ग जो था वो साम्राज्यवादी शक्ति और सामंतवादी पूंजीवादी विचारधारा जो था इसको अपना करके गरीब जनता का शोषण करता था। कौन शोषण करेगा? जिसके पास सारे साधन है। सारे साधन किसके पास हैं? आपके पूंजीपति वर्ग के पास हैं, आपके जमींदार वर्ग के पास हैं, ठीक है, अमीर वर्ग के पास हैं, है ना। तो और जो बेचारा सर्वहारा वर्ग है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो हमेशा शोषण का शिकार होता है, जो आपका मजदूर वर्ग है, जो आपका कृषक वर्ग है, ये क्या होते हैं, जो आपके निम्न तबके के वर्ग हैं, ये बेचारे क्या होते हैं, हमेशा शोषित होते रहते हैं। तो इनकी समस्या का समाधान करने के लिए वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक का प्रयोग किया था धर्म, ठीक है। नक्सलवादी जन चुनावों में भाग लेने के खिलाफ थे, ठीक है। अब ये जो आंदोलन था ना, ये कब हुआ? ये 1967 में हुआ, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और पश्चिम बंगाल का जो गांव था नक्सलवाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर सबसे पहले हुआ था। और वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे वो थे आपके चारू मजूमदार, और इनके द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी। और वहाँ पे कानू सान्याल जी जो थे, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया था, इस आंदोलन का आरंभ किया गया था, ठीक है। ये सारा आप प्रस्तावना में लिख देना, और इसकी अवधारणा के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप ऐड कर देना। फिर है आपका नक्सलवादी हिंसा। तो नक्सलवादी हिंसा जो थी वो 7 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा थी। अब जैसे इन 7 स्टेट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके देश के कुछ भाग जो थे, विशेषकर इन भागों में कौन कौन से थे, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये सारे ऐसे जगह थी जहाँ पे वामपंथी जो उग्रवाद था ये अत्यधिक कहें कि बहुत ज़्यादा उग्र रूप में हमें देखने के लिए मिला, और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रूप धारण कर चुका था, ठीक है। इसमें आंध्र प्रदेश और बिहार जो था ना, ये प्रमुख सेंटर था, ठीक है, प्रमुख केंद्र था, जहाँ पर अधिकांश घटनाएं और हत्याएं जो हैं वो हमें देखने के लिए मिली। वर्ष 2001 में अगर हम देखें तो 1209 हिंसा जो है उसकी घटनाएं हमें देखने के लिए मिलती, जिसमें से 564 लोग जो थे वो मर गए, ठीक है। वहीं अगर हम 2005 की बात करें, अगर हम 2005 के आंकड़ों को देखें तो 2005 में 1594 घटनाएं हुई, जिसमें से 516 लोग जो थे वो मर गए, ठीक है। अब अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में भूस्वामी जो थे उन्होंने क्या किया, वामपंथी उग्रवादी जो थे उनको धमकी दी। और उनको क्या हुआ, जो उग्रवादी थे, वामपंथी जो उग्रवादी थे, उन्हें इन धमकियों का सामना करना पड़ा। और उन्होंने इन धमकियों का सामना करने के लिए क्या किया, बहुत सारी सेनाएं बनाई। और इन सेनाओं में इन्होंने क्या किया, इन्होंने भोजपुर, बक्सर और रोहतास जिले में रणवीर जो सेना थे ना, पटना, जहानाबाद, भोजपुर जिले में किसान संघ जो थे आपके, फिर आपका पलामू, गरवा, औरंगाबाद, और आपके जो छपरा जिले में सनलाइट सेना थी, ये सारे क्या थे, ये सारे यहाँ पे प्रमुख थे,
ठीक है, ये विशेष थे इन इन जगहों पे, जैसे कि आपका औरंगाबाद और छपरा ज़िले में सनलाइट सेना, ठीक है। और वैसे अगर हम बात करें कि जहानाबाद और भोजपुर ज़िले में, तो यहाँ पे आपका भोजपुर ज़िले और जहानाबाद में आपका किसान संघ, ये क्या था, आपका प्रमुख था, ठीक है। अब अगर हम बात करें वर्ष 1997 से लेकर के 1997 में, वामपंथी उग्रवादी संगठन जो था, इसकी जो सेना थी, इनके साथ साथ 46 और वर्ष 1998 में 17, मतलब 1998 के अंतर्गत क्या किया, अगस्त तक 17 अवसर और वारदातें हुई, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि भाई इन्होंने कितनी शक्तिशाली जो सेना थी वो मतलब एकत्रित कर ली थी, ताकि जो मतलब इनकी जो सेना है पावरफुल हो सके, और इन्होंने हिंसा का सहारा लिया आंदोलन में, ठीक है। पहले ये चाहते नहीं थे कि स्टार्टिंग में कि ये किसी प्रकार का हिंसा का सहारा ले इस आंदोलन में, लेकिन ये आंदोलन जो था ये चलते चलते इतना ज़्यादा उग्र हो गया कि इन लोगों ने क्या किया, ये आंदोलन जहाँ जाति को लेकर के बना था, भूमि जो कृषक वर्ग है उनकी स्थिति के लिए बना था, वहीं ये आंदोलन जो है बाद में बदलता चला गया और ये आंदोलन हिंसक होता चला गया। इस आंदोलन में शस्त्र का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। वामपंथी उग्रवादी गुटों में सीपीएम, एलपीडब्ल्यू और एनसीसी सर्वाधिक हत्याएं और हिंसक घटनाएं जो हैं ये कुख्यात हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जैसे जो कारू सान्याल जो चारू मजूमदार जो थे और कानू सान्याल जो थे, ये इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि देखो, अब उच्च वर्ग जो था वो शासन पर इनका आधिपत्य था। 1967 में नक्सलवादी जो थे, इसने कम्युनिस्टों की जो अधिक भारतीय समन्वय समिति थी ये बनाई थी। फिर 1968 के अंदर आपके कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म और लुनिज्म, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। जिसके निर्देशक थे आपके देपेंद्र भट्टाचार्य। ये आप नोट कर लीजिएगा पॉइंट, अगर चाहो तो, ठीक है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो इसको, अदरवाइज इट्स ओके विद दैट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो थे ये लोग तो मतलब माओ सेतुंग के प्रसिद्ध नेता में से एक थे मजूमदार, है ना। तो अब जो इन्होंने स्थापना की थी, तो ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद सोवियत संघ की जो विचारधारा थी ना, इससे प्रभावित थे, ठीक है। अब 1967 में क्या होता है, चारू मजूमदार और लेनिन ने जो क्या किया था, भूमि अधिग्रहण को लेकर के लड़ाई स्टार्ट की थी, ठीक है। तो प्रारंभ में नक्सलवाड़ी जो था, इसमें पहली बार ऐसा देखा गया, इसमें ये कहा गया कि जो किसान, जो काश्तकार है ना, जो जिस भूमि पर खेती कर रहा है उस भूमि पर उसी का आधिपत्य होगा, ऐसा कहा गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये आंदोलन जो बिहार और मेरठ में अत्यधिक प्रमुख हो जाता है, ठीक है। 1977 में जो पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी आई थी, उसमें क्या हुआ, उसमें ज़मीन को लेकर के लड़ाई नहीं हुई, बल्कि लड़ाई जो थी वो किसको लेकर के होने लग गई, वो लड़ाई जो थी आपकी जाति को लेकर के होने लग गई, ठीक है। और इस आंदोलन में ना जो आपके चारू मजूमदार जी जो थे, उनको ना अरेस्ट कर लिया गया था, उनको जो काला झंडा दिखाए जाने के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और जेल में ही उनकी हत्या, मतलब हत्या के जेल में ही ना वो मर गए थे, उनकी मृत्यु जो है वो जेल में ही हो गई थी। उनको 10 दिन के लिए गिरफ्तार किया गया था, मे बी, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट इट मे बी, ठीक है। और आपके जो कानू सान्याल जी थे जो थे, इन्होंने क्या किया, ये जो थे ना ये बहुत ज़्यादा परेशान आ गए थे, क्योंकि जो राजनीतिक आंदोलन जो था ये अत्यधिक हिंसक होता जा रहा था, और सारा ब्लेम जो था ना वो लोग इन्हीं को देते, क्यों, क्योंकि ये जो प्रणेता तो यही थे, है ना। अब मजूमदार जी तो मर गए थे, तो अब यही बचे थे, है ना। और ये नहीं चाहते थे कि आंदोलन इतना हिंसक हो, बट ऐसा हो गया था, है ना। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई ये भी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, ये मर जाते हैं, ये अपने आप आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। अब ये भी जब इनकी भी हत्या हो गई, और जब आपके चारू मजूमदार जी जो थे वो भी मर गए थे, तो फिर ये आंदोलन जो था ये भटकता चला गया, ठीक है। अब इनको गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। तो अब जो आंदोलन आपका भूमि को लेकर के हुआ था, वो आंदोलन जो था आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है आपका जाति आधार पर, नस्ल के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ पे हिंसक जो चीज़ें थी, संघर्ष जो था, शस्त्र जो थे, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाने लग गया था, ठीक है। इसका जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट जो था वो छत्तीसगढ़ में भी हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। अब अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के 76 जिले जो हैं वो आज भी इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। ये जो करंट आपका डाटा है ये आप ज़रूर लिखिएगा कि आज भी, क्योंकि हमेशा करंट सिनेरियो लिखते हो ना, तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ आपको सारी नॉलेज है और आपका आंसर जो है वो अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है।
अब ये जो देश की आंतरिक सुरक्षा हेतु क्या हुआ, ये आंदोलन जो था वो आंतरिक सुरक्षा के हेतु खतरा बन गया। ठीक है, नक्सलवादी जो संगठन थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लड़ाकू दस्ते जो थे इनको सैन्यकरण करने पर विशेष बल दिया, यानी कि जो उनके जो इन्होंने जो सेनाएं बनाई थी उन्होंने क्या किया, उसको गाइड किया किस चीज़ में, जैसे आप देखते हो ना आतंकवादी संगठन होते हैं उस तरीके से इन लोगों को गाइड किया जाता था। ये लोग जो थे ये मतलब अब जो भी इस आंदोलन का मतलब जो विरोध करता था क्या करते थे, उसको अरेस्ट कर लेते, उसको मतलब मार देते थे। ठीक है, शस्त्र का प्रयोग करते थे, गोली चला के उड़ा दिया, है ना, लोगों को मारने से नहीं डरते थे ये लोग, बिल्कुल आतंकी प्रवृत्ति उन्होंने अपना ली थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो दिग्रवरी युवकों की बड़ी संख्या में दस्तों में इन्होंने अपने आप को इन्होंने लोगों को सम्मिलित कर लिया और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करते थे, लोगों को ज़बरदस्ती अपनी सेना में सम्मिलित करते थे और अगर वो मना करते थे तो क्या करते थे, उनको जबरन मतलब अपनी सेना में सम्मिलित करते थे, अगर मना करते थे तो फिर उन्हें मार देते थे। ठीक है, तो नक्सलवादी संगठन जो था इसमें लगभग 9300 प्रतिबद्ध भूमिगत काडर थे। ठीक है, और करीब 6500 नियमित, मतलब आपने पहले देखा कि इसमें 9300 प्रतिबद्ध भूमि काडर थे और 6500 जो थे वो आपके नियमित हथियार हैं। ठीक है, आप देखो सोचो उन्होंने कितने हथियार रख रखे हैं, 6500। ठीक है, और भारी संख्या में देश में गैर लाइसेंस हथियार, मतलब इनको इतने हथियार रखना तो भाई किसी को भी अलाउड नहीं होता, तो जो इन्होंने गैर लाइसेंस तरीके से भी हथियार रख रखे थे बहुत सारे। और नक्सलवादी काडर जो थे वो स्थानीय लोगों की शिकायतों का समाधान करने और शीघ्र और अशिष्ट निर्णय देने के लिए जन आंदोलन का आयोजन करते हैं। ठीक है, और राज्य मशीनरी को दुर्बल करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना आधिपत्य सुनिश्चित करते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भी ना जो नक्सलवादी हैं इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ पर क्या हुआ था 2013 में, आपकी झेलम घाटी है वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, करीब करीब 1500 नक्सली जो थे ना उन पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाई थी। ठीक है, जिसमें से करीब 35 नेता और 15 अन्य जो थे जिनकी हत्या हो गई थी उसी वक्त जो मर गए थे। ठीक है, कांग्रेस के दिग्गज नेता भी थे इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना फ्रेंड्स ये सारी आप लिख देना। और अब आपका ये अगर क्वेश्चन आएगा तो आप होपफुली 15 में से आपको 13 मार्क्स तो मिले जाएंगे इस क्वेश्चन से, अगर आप अच्छे से करोगे तो। जितना समझाया वो इनफ है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लेना, आप छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा आंदोलन वो भी आ सकता है आपके एग्जाम में। और इस लेसन से आपका एक और क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन और विरोध आंदोलन से आप क्या समझते हो, ये भी पढ़ लेना क्योंकि हो सकता है ये भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेस्ट of luck for your exam too. Good night friends, take care.